नमस्कार। एक तरफ जहां देश को एक नया राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति मिला है और देश का एक हिस्सा या बड़ा हिस्सा कहिए, उसको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दूसरी तरफ इस चुनाव से जुड़ी हुई चीजों के हालात से बहुत सारी बातें उठती हैं जो देश की भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा करती हैं। देश की भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा के मतलब ये हुए कि क्या अब ये माना जाए कि देश में एक तरीके से क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति धीरे धीरे कुछ कम हो रही है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने कह दिया है, लेकिन फिर भी एक संकेत उस तरफ दिखते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज होती है, एक कोई बड़ी बात होती है, तो उसमें ये भी संभव हो सकता है कि देश में एक नई धारा, नया हिसाब किताब, नए तरीके से चीजें बढ़ना शुरू हो सकती हैं, बशर्ते वो उससे बड़ी रेखा खींची जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये करने की कोशिश की है और इसी कोशिश का नतीजा है जो एनडीए सिर्फ 49% के आसपास वोटों पर टिका हुआ था जब मुर्मू के उम्मीदवारी की घोषणा की थी, और जब वो विजयी घोषित हुई है तो वो 65% के आसपास है। ये यानी कि एक साथ 15% वोटों का शिफ्ट जो है वो अपने आप में बहुत छोटा नहीं है, आसान नहीं है, और लेकिन ये हुआ है तो सच भी है। इसके पहले देश की राजनीति में एक बार को छोड़ करके जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था तब जरूर ऐसा हुआ था कि एक अधिकृत प्रत्याशी की तुलना में दूसरा एक प्रत्याशी जीता था, लेकिन तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें खुद एक पार्टी की बड़ी नेत्री, सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी नेत्री, उसमें उन्होंने अपील की थी और अंतरात्मा की आवाज पर वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। वो दौर अलग था, वो चीजें अलग थी, लेकिन उसके बाद से ज्यादातर यही हुआ कि राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल के हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपेक्षित जो रहा हो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट मिले हो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ और उस वजह से यशवंत सिन्हा जो शुरुआती दौर में लगभग बराबरी टक्कर पे थे, वो बहुत पीछे और पीछे होते चले गए। ये अस्मिता और अस्तित्व की जो लड़ाई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नई हो। शुरुआत जब देश की आज़ादी हुई थी तब से ही अगर आप देखें, और क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ था उस हिसाब से भी अगर आप देखें, तब भी अस्तित्व की लड़ाई अकालियों ने शुरू कर दी थी। आज़ादी के पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी जम्मू कश्मीर में, और आज़ादी के बाद भी ये दौर चलता रहा। तमिलनाडु में हुआ, असम में हुआ, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब अस्मिता की लड़ाई पर लड़े गए राज्य थे जहां पर बहुत उभार हुआ और चीजें बढ़ती। दूसरे हद में कुछ हद तक कभी कभी ऐसा भी लगा कि बिगड़ी भी है। फिर उसके बाद में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता की बात हुई और कई आंदोलन हुए। 80 के आसपास नामांतर आंदोलन हुआ और बहुत सारे जगहों पर अलग अलग तरीके से आंदोलन होते रहे और उसका उनको फल भी मिला। मंडल कमंडल युग में जो परिवर्तन आए उसमें जाति का बहुत, और जाति को अस्तित्व से जोड़ा गया, तो उसमें एक नए दौर की शुरुआत हुई। पिछड़ों के सत्ता पाने की शुरुआत हुई। यादव, कुर्मी, न जाने कितने वर्ग को बड़ी बड़ी सत्ताएं मिली। उत्तर प्रदेश में जब दलित अस्मिता की बात हुई तो काशीराम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़े, और
उसके बाद उनको भी वहाँ सत्ता मिली। लेकिन अगर आप आगे और देखेंगे तो उस 90 के बाद में, 90 क्या बल्कि 30 साल पहले अगर आप कहेंगे तो एक तरीके से भारतीय राजनीति में एक तरफ मंडल कमंडल चल रहा था और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ जिसे कहा जा सकता है मंडल चल रहा था और दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति शुरू हुई। और उस राजनीति में मंडल की राजनीति में तो बहुत जल्दी फल मिल गए, सत्ता बदल गई, कई जगह सरकारें बदल गई। लेकिन कमंडल की राजनीति में लंबा समय लगा, उसकी लड़ाई को लंबा समय लड़ा और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ गई थी कि उससे ही नहीं सिर्फ कमंडल की राजनीति से काम नहीं चलना पड़ेगा, उसमें मंडल की राजनीति को भी अपने पास जोड़ना होगा। और ओबीसी जातियों को जोड़ा गया, उसमें उनको जोड़ने के साथ साथ अपना आधार बड़ा मजबूत किया। और यही वजह थी जब पहले जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा एक जाति अगड़ों की पार्टी कही जाती थी और धीरे धीरे जब उसमें पिछड़े जोड़े गए तो पिछड़ों के साथ में उनका जो रूप निखर के आया वो एक बड़े आधार को जन्म देता था। और उसमें फिर दलित, पिछड़े, आदिवासी आगे आ गए। आदिवासी आगे आने का मतलब अभी जो चुनाव हुआ है उससे लगभग आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर सीधी सी गणित मानी जाए, जैसे कोई बहुत ऐसा गारंटी कोई नहीं ले सकता, 45 सीटों पर तो आदिवासी हैं और 60 सीटों पर आदिवासी प्रभुत्व है थोड़ा बहुत, तो उस 100 सीटों का प्रभाव होने जा रहा है। इसी तरीके से आप अब राजनीति के निष्कर्षों को देखेंगे तो अभी जो हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या हुआ, उसमें भी तो यही हुआ है। एक जाट को जब आगे लाया गया और वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत लाया गया तो एक तरफ तो जातियों को, ओबीसी को, क्योंकि जाट ओबीसी में ज्यादातर जगह पर हैं, उनको साधने की कोशिश की, जिससे 3-4 राज्य तो सीधे जुड़ जाते हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो प्रभावित करता है। और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय राजनीति, बड़ी राजनीति के तौर पर उनको धनगढ़ साहब को स्थापित करने की एक कोशिश में होती है। तो एक धनगढ़ साहब की राजनीति का एक अलग सवाल है, अलग एक रूप है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अब जो है भारतीय राजनीति और समाज जो है राजनीति के एक अगले दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां पर पिछड़ों का ज्यादा, पिछड़ों का, दलितों का एक उनको मान, एक उनको जगह मिलना शुरू हो गई है। और एक तरीके से ये है कि परिवारवाद धीरे धीरे हाशिए पर आ गया है, लोगों का उससे मोह भंग हो गया है और भारतीय राजनीति एक ऐसी दशा में है जहां पर जो है विचारधारा और चुनावी राजनीति एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या ये क्षेत्रीय दलों का खात्मा है? तो मुझे नहीं लगता कि ये क्षेत्रीय दलों का खात्मा है, बल्कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ में आगे चीजें बनेंगी और उसमें कुछ और मिर्च मसाला जोड़ा जा रहा है, जो एक विचारधारा का है, जो अन्य अस्मिता से, स्थानीय अस्मिता से ऊपर का है। और उस पर भी जब तृणमूल कांग्रेस कुछ ऐसे बयान दे दे या तृणमूल कांग्रेस की नेत्री कुछ ऐसे बयान दे दे या उनकी तरफ से ऐसे बयान आ जाए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो है हिस्सेदारी नहीं लेगी। ये बयान अभिषेक बनर्जी का, उनके महासचिव का और ममता के भतीजे का बयान ये जो है अपने आप में चौंकाने वाला है। और उसके पीछे तर्क बहुत, राजनीतिक भाषा में कहें तो बचकाना तर्क है। ये किताब इसलिए कि हमसे इसमें विचार विमर्श नहीं हुआ। विपक्ष की एकता के लिए जहां इतना बड़ा कुनबा हो,
दर्जनों दल हो, उसमें से एक एक से बात करके शायद हो पाना उतना मुश्किल था। लेकिन विपक्ष में आप टीएमसी को इग्नोर नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते, या अन्य बड़े दलों को तो कम से कम इग्नोर नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस की एक भूल से ये भी साफ हो गया कि विपक्ष किसी तरीके से एकजुट नहीं होने की दिशा में है, और इसका नुकसान आने वाले दिनों में, अभी तो फिलहाल 2024 का चुनाव है, ये कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है कि उससे जो है वो विपक्ष को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये साफ लगता है कि छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में नुकसान जो विपक्ष अपना कर रहा है वो परसेप्शनली बहुत खराब कर रहा है, वोटर के लिए बहुत कर रहा है। हो सकता है ये अपने लिए तो करेक्शन कर लें, लेकिन वोटर के लिहाज से बहुत खराब होगा, और उससे बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस का होगा, जो एक देश की सबसे बड़ी पुरानी और बड़ी पार्टियों में रही है, जिसके आज भी पिछले चुनाव को देखें तो 12 करोड़ लोकसभा में चुनाव में वोट मिले थे। अब जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता, हम नए उनके वोट अब कम होंगे ज्यादा होंगे वक्त बताएगा, लेकिन हम उस 12 करोड़ वोटर्स के लिए के दिमाग में एक बार तो है ही कि उसने कांग्रेस को वोट दिया था, वो उसके दिमाग में किस तरीके का परसेप्शन है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये सब, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब इतना आसान नहीं है। उसके पीछे कारण एक ये है कि अगर विपक्ष के जो कमजोरियां हैं अगर खुल जा रही हैं सब कुछ, और सबके सामने खुल रही हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी आने वाले 2 सालों में वो कमजोरियां वैसे ही बनी रहेंगी। अगर उन्होंने अपने करेक्शन कर लिए, अपनी बातों को करेक्ट कर लिया और अपने कदमों को ठीक कर लिया, अपनी इच्छाओं को दबा लिया, दूसरे का मान किया, अन्य राज्यों में अन्य दलों का मान किया, तो ये संभावना भी है कि फिर एकजुट हो सकते हैं। लेकिन एकजुट होंगे, आपको लगता है क्या? ये इतना बड़ा सवाल है कि इसका जवाब तो मुझे लगता है 2024 के शुरुआत में ही मिल पाएगा कि एकजुट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, और ये संकेत द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के बाद और पुख्ता हुए हैं कि विपक्ष जो है वो बहुत बुरी तरीके से बटा हुआ है, और उससे आज की तारीख में कोई बहुत हम उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। जो लड़ाई उसको लड़नी चाहिए, वो चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, वहां न लड़के, एक एकजुट लड़ाई न लड़के वो दूसरी जगह अपने आप को फंसा हुआ पाता है। देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।